एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस इम्पोर्टेंट व्याख्यान श्रृंखला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन कौन से पद होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अधिकांश लोगों को इसका कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर नहीं होता या फिर उनको उस कंसेप्ट समझ में नहीं आता। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे और जरूरत पड़ने पे नोट्स लेंगे तो अवश्य आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और अंत में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, सवाल है, तो मुझसे नीचे टैब्स में आप लिखकर प्रश्न पूछ सकते हो। आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान करना। आप किस समस्या पे काम करना चाहते हैं और किस प्रकार से आप उसको काम करना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप समस्या को ढूंढते हैं तो समस्या का आप आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान सबसे पहले आपको हिट्रोजेनस ग्रुप से करना पड़ता है, जिसमें कई तरीके की चीजें, जैसे उदाहरण के लिए आपको पहले तय करना पड़ता है कि आपको किस डिसिप्लिन में आपको रिसर्च करनी है। क्या आप किस डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं। आपने कहा हम एजुकेशन को बिलोंग करते हैं, शिक्षा से संबंधित में आप काम करना चाहते हैं, तब आप शिक्षा में आपकी बात आती है कि आप किस विषय में आप काम करना चाहते हैं। क्या टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप मेथोडोलॉजी पे काम करना चाहते हैं ना, या टीचिंग मॉड्यूल्स पे काम करना चाहते हैं, या आप अभी एनईपी 2020 वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज, जिस चीज पे आप काम करना चाहते हैं उसको चुनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आई, आपने उस हेट्रोजिनस ग्रुप में से आपने, जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उस वेरिएशन में आज से आपने एक चीज को चुना। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है, जब आपने एक चीज को चुन लिया, कि मान लीजिए आपने कहा कि मुझे किसी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में चाइल्ड साइकोलॉजी पर काम करना है। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम होमोजेनस, जहां पर की वेरिएशन क्या है, कम है ना। आपने, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी में आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट पे काम करना चाहते हैं, या उनके सोशोमेट्री पे लेके काम करना चाहते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके काम करना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसी चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बाजार जाते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं। आप शॉपिंग करने गए हैं और आप जब दुकान पे पहुंचते हैं, ठीक है, और आपने उस दुकानदार से कहा कि मुझे कोई अच्छा सा सलवार सूट दिखाइए, है ना। तो वो दुकानदार हमेशा आपसे कुछ सवाल पहले पूछता है दिखाने से पहले। सबसे पहले वो सवाल पूछता है कि आपको किस तरह के मटेरियल में चाहिए। तो आप कहते हैं कि मुझे कॉटन में दिखाइए या मुझे सिल्क में दिखाइए, है ना। फिर वो पूछा आपकी रेंज क्या होगी, है ना, किस रेंज में आप चाहते हैं, 1,000 रुपए के अंदर, 2,000 में, 5,000 में, 8,000 में, 10,000 में, क्या रेंज है। फिर इसका तीसरा सवाल वो फिर करता है कि आप किस पर्पज से खरीदना चाहते हैं, आप पार्टी पर्पज से, डेली वेयर पर्पज से, वगैरह वगैरह। तो ये काम वो क्यों कर रहा है, वो आपके यहाँ पर जब आप सूट, अपना कपड़ा या सलवार सूट लेने गए हैं, तो आपका हेट्रोजेनस समूह में से जहां पर की बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उनको वो कम करना शुरू कर रहा है। इसके पश्चात वो आपसे पूछता है कि चलिए आपको कलर किस तरह का पसंद है, आप बताइए, है ना। किस तरह का कलर आपको, बहुत डार्क कलर में, या आपको फैंसी कलर में, या आपको फ्लावर वाले चाहिए, या प्लेन कपड़ा चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वहां पर फिर वो होमोजेनिटी को बढ़ा रहा, होमोजेनस ग्रुप में से जहां पर लेस वेरिएशन है चुनता है। इसके पश्चात जब वो इतने सवालों के जवाब पा लेता है दुकानदार, तब आपको वो एक 4-5 जो है कुर्ते, आपको सलवार कुर्ते निकाल के दिखाता है और आपको पसंद करने के लिए कहता है। तो ये एक जनरल बात जो हम लोग शॉपिंग करते समय रोजमर्रा के जीवन में करते हैं और इस चीज को हम फेस करते हैं, वही सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई होगी आपके रिसर्च में। जब आप प्रॉब्लम को आप सुन रहे हैं कि किस समस्या पे मुझे रिसर्च करना है, शोध करना है, या डेजर्टेशन करना है, तो आप सबसे पहले आप हेट्रोजेनस ग्रुप से, जहां पर कि आपको अपना किस विषय पे आप काम करना चाहते हैं उसको चुनना होगा। फिर उसके बाद आप उस विषय के अंदर आप किस टॉपिक को, किस चीज, किस साइकोलॉजिकल ट्रेट को लेकर काम करना चाहते हैं, उसको आप चुनते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपको ये सब स्टेप्स हैं जो पहचानने में मदद कर रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी समस्या को पहचानेंगे। जब आपने समस्या को पहचान लिया तो आप वहां पर समस्या का चयन करते हैं। साथ ही साथ उस समस्या में कौन कौन से वेरिएबल होंगे। चर, वेरिएबल से मतलब है यहाँ पर चर। चर मतलब जो राशि परिवर्तित होती है ना, जो कि एक स्थिर नहीं होती। तो उस समस्या में कौन कौन से चर आप लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप अपना क्रिएटिविटी, सृजनशीलता के ऊपर काम करना चाहते हैं, और सृजनशीलता के ऊपर आप अपना बुद्धि का प्रभाव देख रहे हैं, इंटेलिजेंस का प्रभाव, तो ये क्या क्या हो गए, चर हो गए। ठीक है ना। आप बुद्धि का प्रभाव हम देखना चाहते हैं कि सृजनशीलता पे क्या पड़ता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इस समस्या के चर हैं, वेरिएबल्स। अब दूसरी बात आती है कि आपने समस्या का चयन कर लिया। समस्या का चयन करने के पश्चात क्राइटेरिया ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आपका जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उस स्टेटमेंट का आपका क्या क्राइटेरिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल। जब भी आप कोई भी समस्या लिखते हैं उसका एक शीर्षक आप लिखते हैं, और शीर्षक हमेशा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नैरो। मतलब जब भी आप कोई भी समस्या लिखेंगे, बहुत लंबी चौड़ी समस्या नहीं लिखी जाती, ना तो बहुत बड़ी होती है ना ही बहुत छोटी होती है। इसमें आप इतनी चीजें लिखिए कि आपका जो शीर्षक लिख रहे हैं या टाइटल लिख रहे हैं वो पूरी तरह से समझ में आए। इस जो भी शीर्षक आप लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, उसमें एक मस्ट है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल और वेरिएबल्स, आपने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल के बारे में जानकारी उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो भी आप शीर्षक लिख रहे हैं उस शीर्षक में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका वहां पे टारगेट पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, किस जनसंख्या पे आप करना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मतलब या प्री प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपके वो KG1 KG2 के बच्चे हो जाएंगे। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 के बच्चे हो जाएंगे। मिडिल एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं तो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे हो जाएंगे। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल। तो ये बात आ गई। और पॉपुलेशन कहाँ की ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आप जिस जगह की ले रहे हैं उस पॉपुलेशन को वहां पे मेंशन होना, लिखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आप जो भी समस्या लिख रहे हैं उस समस्या में वो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वो किस प्रकार का शोध है। किस प्रकार का शोध है स्पष्ट नहीं होगा तो जब तक वो इनकम्प्लीट है ना। तो वहां पर आप एक वर्ब वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। आप वहां पे सहसंबंध देखना चाह रहे हैं, या आप वहां पे किसी चीज का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, है ना। या फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाह रहे हैं, या आप उनका आपसे जो जानकारी है उन जानकारियों का गुणात्मक विश्लेषण करना चाह रहे हैं। तो वो शब्द आएगा तो उससे आपका रिसर्च किस प्रकार का रिसर्च है वो उस शब्द से स्पष्ट हो जाता है। तो किसी भी समस्या के ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। आप जब भी कोई भी समस्या लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, पहली बार, ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो भी ले रहे हैं आप उसमें उसमें वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन पूरे होने चाहिए। टारगेट पॉपुलेशन वहां पे मेंशन होना चाहिए, और किस प्रकार का रिसर्च है, क्या संबंध, वेरिएबल में आप कौन सा संबंध देखना चाह रहे हैं, तो वर्ब क्या लगा रहे हैं, क्रिया शब्द कौन सा लगा रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आप जब भी समस्या लिखते हैं उस समस्या को लिखते समय ध्यान रखेंगे कभी भी टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। टू स्टडी कभी नहीं लिखेंगे। टू लगा देने से क्या होता है, वो जो भी आप समस्या लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं समस्या का, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो स्टेटमेंट ना होके वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है। तो किसी भी समस्या को लिखते समय, उसका टाइटल लिखते समय टू नहीं लगाते, और ना ही आखिरी में फुल स्टॉप लगाते, पूर्ण विराम नहीं लगाते। क्योंकि जो आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ सेंटेंस। एक वाक्य नहीं है कि वाक्य के अंत में आप उसका पूर्ण विराम लगाए। तो ये पहला स्टेप। जिस स्टेप में आपने समस्या का को पहले पहचाना, फिर उसका चुना, चुनने के बाद आप किस तरीके से लिखते हैं इस चीज को डिसाइड किया। अब बात आती है दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जो भी आप समस्या ले रहे हैं उस समस्या में आपको
हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस अब अगर सरल शब्दों में कहा जाए, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना है किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर होता है, या बुद्धिमत्तापूर्ण संभावित उत्तर को हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो किसी भी समस्या को बनाते से हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। वो सवाल क्या कहलाते हैं? आपके प्रश्न जो आपके दिमाग में आए, आपने उसको, ये संभावित उत्तर, आपने जो समस्या चाह रहे हैं उसका ये चीज ये होना चाहिए, वो आपकी परिकल्पना होती है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो हाइपोथेसिस कभी भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता समस्या का। ठीक है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम चेक करते हैं, है ना। फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? परिकल्पना को हमेशा उसका परीक्षण करना पड़ता है। परीक्षण के बाद ही हम बता पाते हैं कि वो जो परिकल्पना हमने तय की है वो सही है या नहीं है। परंतु जब हम इस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, तो जरूरत होती है हमको सांख्यिकी की, सांख्यिकी तकनीकियों की, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की जरूरत होती है, जिनको लगा के हम उनका परीक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निक्स, जो तकनीकी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखिए, सांख्यिकी तकनीकी हमेशा किस किस प्रकार के आंकड़ों पर लगती है? वो हमेशा आपके मात्रात्मक प्रदत्तों पर ही लगती है, क्वांटिटेटिव डेटा पर ही लगती है। आपके यहाँ पर गुणात्मक पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइपोथेसिस जब हम बना रहे हैं, इट इज ऑलवेज बी फॉर्मुलेटेड इन मात्रात्मक रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं हुई। हाइपोथेसिस शुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध में कभी भी परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। ठीक है, तो हाइपोथेसिस अगर इस तरह से क्या हुआ, समझ में आ रही बात कि हमको ये एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर हम मात्रात्मक रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हम गुणात्मक रिसर्च यूज कर रहे हैं तो वहां पर हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप, किसी भी रिसर्च का जो थर्ड स्टेप है वो डाटा कलेक्शन। आप प्रदत्तों का संग्रह करते हैं। प्रदत्तों का संग्रह करते समय जो रिसर्चर है उसको चीज पता होनी चाहिए कि वो अपने प्रदत्तों को कहाँ से इकट्ठा कर रहा है। द रिसर्चर शुड नो फ्रॉम वेयर द डाटा आर टू बी कलेक्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इन केस अगर रिसर्चर सर्वे मेथड यूज कर रहा है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर रहा है, तो वहां पर उसको जरूरत होगी हमेशा जनसंख्या की, नीड पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन है तो अब ये रिसर्च कौन सी हो गई? यहाँ पर अब वो क्वांटिटेटिव रिसर्च उसकी हो जाती है, मात्रात्मक शोध हो जाता है। परंतु यदि शोधकर्ता दार्शनिक शोध या ऐतिहासिक शोध पे काम कर रहा है ना, फिलोसॉफिकल या हिस्टोरिकल रिसर्च पे काम कर रहा है, तो वहां पर जो उसके आंकड़े होंगे, प्रदत्त होंगे, वो कैसे होंगे? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होते हैं, केवल जानकारियां वो इकट्ठी करता है। ठीक है ना, केवल जानकारियां एकत्रित करता है, उन जानकारियों के आधार पर वो बताता है, एनालाइज करता है कि इसका क्या अर्थ है। तीसरी बात यहाँ पर, जो सैंपल लिया जाता है, हमेशा सैंपल जो भी ड्रॉ करते हैं, न्यायाधीश हम लेते हैं, वो हमेशा पॉपुलेशन से लिया जाता है, जनसंख्या से लिया जाता है। ठीक है, जो जनसंख्या हमने तय की, उस जनसंख्या से ही आप निकालते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो सैंपल हमने आपने लिया, वो सैंपल ध्यान रखिए हमेशा, जो जैसे कि आपने चावल पकने रखा हुआ है, चावल पकते समय आप चावल पका या नहीं पका इसको देखने के लिए आप पूरे जो आपने बर्तन में चावल पक रहे हैं उसका एक दाना आप उठा के चेक करते हैं कि चावल पका नहीं पका। तो चावल का वो एक दाना क्या है? वो क्या बता रहा है? पूरे चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से सैंपल जो न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश भी को क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या आप ले रहे हैं उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, एक छोटी सी मात्रा है जो कि पूरे पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हम सैंपल लेते हैं, ये सैंपल इन रिस्पेक्ट टू द कोरिलेट विद द वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, जो भी हमने चर लिए हैं उन चरों से ही संबंधित होते हैं, है ना।
जिस चर पे हम काम करना चाह रहे हैं उन चरों से संबंधित हमारा न्यायाधर्श होता है। अब जब भी हम न्यायाधर्श एकत्रित करते हैं तो न्यायाधर्श एकत्रित करने के लिए, सैंपल को सिलेक्ट चुनने के लिए हमको कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। तो ये कहलाती है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स मेनली टू टाइप्स होती हैं। पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मतलब यादृच्छिक विधि और यहाँ पर यादृच्छिक विधि से हम सैंपलिंग करते हैं। इसमें जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं तो इसमें हर जो पॉपुलेशन में हर किसी व्यक्ति को चयन होने की पूरी पूरी संभावना होती है। परंतु नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सैंपल, किसी भी न्यायाधीश को हम उठा लेते हो, चुन लेते हैं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है दो तरह के। तो अब ये डिपेंड करता है रिसर्चर किस प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक को यूज कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। द रिसर्चर मस्ट नो, किसी भी शोधकर्ता को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो पहली बात कि जो सैम्पलिंग टेक्निक वो कौन सी यूज करनी है और क्यों यूज करनी है। वो उसको हमेशा जो भी हम टेक्निक सिलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना उसको आना चाहिए, बताना आना चाहिए कि हमने इस चीज ऐसा क्यों किया। सैंपल साइज कितना होगा ये बिल्कुल तय होता है, ठीक है, कि आप किस तरह का सैंपल यूज कर रहे हैं। कितना आपका सैंपल साइज है, कितना बड़ा कितना छोटा, कितनी जरूरत है। हम जिस तरह की समस्या पर काम कर रहे हैं उस समस्या के ऊपर ही बेस्ड होता है कि हमारा सैंपल साइज कितना होगा। साथ ही साथ रिसर्चर को जो सैंपल कलेक्ट करते समय, न्यायाधीश को इकट्ठा करते समय जो भी त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों की गणना करनी भी उसको आनी चाहिए। साथ ही साथ उस सैंपल को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का वो प्रयोग कर रहा है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जो भी रिसर्चर है उसको इतनी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्या कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि वो कौन कौन से टूल्स और कौन सी मेथड वो यूज करेगा। प्रदत्तों को इकट्ठा करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स यूज कर रहा है और रिसर्च करने के लिए कौन सी मेथड वो प्रयोग करेगा। अब बात आती है जो टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, टूल्स के प्रकार, कौन कौन से उपकरण होते हैं। सामान्यतः बहुत तरह तरह के उपकरण हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप टेस्ट का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज का यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं, शेड्यूल यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप जिस पे काम करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंट टेस्ट पर काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का इफेक्ट दिख रहा है क्रिएटिविटी पे, तो आपको दो ऐसे टूल चाहिए जो कि आपके इंटेलिजेंस को भी नाप सके और दूसरा टूल आपको चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी को भी नाप सके उस बच्चे की। तो वहां पर आपने डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। तो वहां पे हो सकता है आपने इंटेलिजेंस की कोई इन्वेंट्री यूज की हो, है ना, या आपने क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए कोई स्केल यूज किया हो। या अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसमें आप गुणात्मक शोध कर रहे हैं तो वहां पे आप व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आप बना रहे हैं। या आप इंटरव्यू को फिक्स ले रहे हैं कि हम किसी इतने दिनों का साक्षात्कार लेंगे, तो आपने इंटरव्यू शेड्यूल को तय किया। या फिर आप अचीवमेंट टेस्ट लेकर बच्चे का मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे आप गणित का अचीवमेंट देखना चाह रहे हैं, हिंदी में अचीवमेंट देखना चाह रहे हैं, संस्कृत में देखना चाह रहे हैं, अलग अलग विषयों में आप कोई भी अचीवमेंट को देख रहे हैं, तो आपने वहां पे क्वेश्चन बनाया। तो ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं। इन टूल्स को जो शोधकर्ता होता है वो अपने शोध के अनुसार तय करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, उसको चुनते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ रिसर्चर जो शोध करता है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी वो टूल यूज कर रहा है वो टूल मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। अगर आप बने बनाए ले रहे हैं तो मार्केट में जितने भी बने बनाए आपको टूल्स मिलते हैं वो कैसे होंगे, आपके प्रमाणीकृत किए हुए होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। परंतु यहाँ पर ये रिसर्चर को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टूल ले रहे हैं बहुत केयरफुली तो सिलेक्ट कर ही रहे हैं, परंतु बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। अगर बहुत पुराना टूल है ना, जनरली कई लोगों को देखा कि वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करने के लिए 72-75 के समय, मतलब 1975 के टाइम, 1980 के टाइम पे बना हुआ टूल को यूज कर लेते हैं। वो आज की परिस्थिति में रिलेवेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं।
तो ऐसी स्थिति में आपको उस पुराने टूल को नई सिचुएशन में फिर से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने टूल देख रहे हैं, टूल आपको अगर मार्केट से नहीं मिल रहा है तो वो टूल आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है। परंतु जब आप अपने आप टूल बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप उस उपकरण को हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्डाइज जरूर करेंगे, है ना। और इसमें जो भी टूल है वो टूल हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, प्रमाणीकृत ही होना चाहिए रिसर्च में। साथ ही साथ अब बात आती है जब टूल्स आपके केयरफुली आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हमारी जो भी हमने समस्या ली उस समस्या में कौन सी शोध विधि इस्तेमाल होगी। देखिए वहां शुरू में तो तय हो गया कि आपकी जो शोध है वो गुणात्मक शोध है या मात्रात्मक शोध है। फिर अगर मात्रात्मक शोध है तो वो आप सर्वे कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं या केस स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर लेते हैं फाइनली कि मेथड कौन सी होगी। ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4, इसका चौथा पद है डाटा एनालिसिस। जो भी आपने प्रदत्त जानकारियां एकत्रित किए उन जानकारियों का आपको क्या करना है, उनको आपको विश्लेषण करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो तरह के आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा आपके पास है क्वांटिटेटिव डेटा है ना, मात्रात्मक आपके पास प्रदत्त है। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पे सांख्यिकी लगानी होगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैन बी यूज। परंतु अगर आपके पास कैसे जानकारियां हैं, कैसा डाटा है प्रदत्त, कैसे है आपके, गुणात्मक है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव है, तो ऐसी स्थिति में आप वहां पे कंटेंट एनालिसिस लगाएंगे, मेटा एनालिसिस लगाएंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो ये तीन विधियां हैं जिन तीन विधियों के द्वारा आप कंटेंट एनालिसिस में तो हम सीधे सीधे जो भी हमारे पास जानकारियां आती हैं उन जानकारियों को हम उसको क्वांटिफिकेशन करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा कई बार फिल्टर हो जाता है। मेटा एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस में भी हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उसे गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज, और उस आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाता है डाटा एनालिसिस करने का तरीका। किस प्रकार के, आपके गुणात्मक प्रदत्तों में क्वालिटेटिव डेटा है। परंतु अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो वहां पे सीधे सीधे आप स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, मीन मोड मीडियन लगाया आपने, जरूरत है अगर आपको काई स्क्वायर का कर रहे हैं तो आप काई स्क्वायर लगाने की जरूरत है। अगर आपको वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन देना है, आप इसके बाद अगर टी टेस्ट लगाना है, क्रिटिकल रेशियो लगाना है, या आपके वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है तो आप एफ रेशियो निकालने के लिए मल्टीपल फैक्टोरियल डिजाइन है तो आप वहां पर एनोवा यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या रिग्रेशन वाली बात है तो रिग्रेशन। तो अलग अलग आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और उस आधार पर आप परिणामों को ज्ञात करेंगे। तो परंतु देखिए जब भी आप प्रदत्तों का विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण करते समय प्रत्येक शोधकर्ता को ये पता होना चाहिए कि द स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी मेजरमेंट के स्केल्स हैं और उनका क्या क्या मीनिंग होता है। दूसरी बात, पैरामेट्रिक स्टडीज क्या होती है, पैरामेट्रिक सांख्यिकी होती क्या है ये पता होना चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक स्टडीज क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ द चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो भी आप सांख्यिकी का चयन कर रहे हैं वो सांख्यिकी आप अपने मन से नहीं चयन कर सकते। जो भी आपने उद्देश्य बनाए हैं, और उद्देश्य आपके किस आधार पर बने हैं, उद्देश्य आपके बने हैं आपके शोध के आधार पर, आपकी समस्या के आधार पर। जो भी समस्या थी उस समस्या में आप जो कुछ भी चीज देखना चाहते हैं उस आधार पर आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि आप कौन सी मेथड यूज करेंगे। लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप है जिसमें कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब आपने डाटा एनालिसिस कर लिया और आपके पास रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट के आधार पर आप क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को निकालते हैं। ठीक है। और रिसर्च की जब फाइंडिंग्स निकल आती हैं, ये जो कुछ भी फाइंडिंग्स होती है वो आपने जो उद्देश्य बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, उसी पे ही बेस्ड होते हैं ना, उसी से रिलेटेड होते हैं। आपने अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो आपके 4 फाइंडिंग्स होंगे, अगर आपने 6 ऑब्जेक्टिव्स बनाते तो 6 फाइंडिंग्स होंगी वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आप जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा होता है, इट इज अ लिंकेज बिटवीन फाइंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। उस आधार पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो कुछ भी आपने रिसर्च किया उस रिसर्च का हमको क्या निष्कर्ष मिला, और उस निष्कर्ष के आधार पर यह तय होता है कि जो भी आपने परिकल्पना बनाई थी वो परिकल्पना एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है।
थैंक यू। अगर आपको मेरी बात कहीं भी सवाल हो मन में समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।